तेलुगु फिल्म ने पहली बार ऑस्कर जीता और इतिहास रचा है। 95वें ऑस्कर समारोह में फिल्म ट्रिपल आर के नाटक कैटेगरी में जब नाटू नाटू के लिए अवार्ड की घोषणा हुई तो थिएटर में खलबली मच गई। दूसरी ओर लाइव देख रहे तेलुगु फिल्म प्रशंसक खुशी से रोमांचित है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली टीम ट्रिपल आर खुशी में तैर रही है। नाटू नाटू गीत चंद्र बोस द्वारा लिखा गया और इसे राहुल सिपलिगंज और काल भैरव ने गाया। कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। ट्रिपल आर फिल्म 24 मार्च 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई। जूनियर एनटीआर और रामचरण की इस फिल्म ने उस समय सनसनी मचा दी। इस गाने पर उनके डांस की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। यह पहली बार है जब एक तेलुगु फिल्म गीत को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और पुरस्कार जीता है। इससे तेलुगु गर्व के साथ उभर रहा है। टॉलीवुड में अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। निर्देशक राजमौली, संगीत निर्देशक कीरावानी, गीतकार चंद्रबोस, एनटीआर, रामचरण और अन्य लोग फिल्म क्रू को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसी क्रम में फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों की ओर से तारीफें आ रही है। पीएम मोदी ने राजमौली की टीम को बधाई दी। कहा गया, भारत को ऑस्कर पर गर्व है। कीरावानी और चंद्रबोस को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि नाटू नाटू गाना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। ये गाना सालों तक याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिलने पर खुशी जाहिर की है। विश्व सिने रंगमंच पर आधारित एक तेलुगु फिल्म और विश्व फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतना तेलुगु के रूप में हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, ऑस्कर विजेता नाटू नाटू गीत में शामिल शब्द तेलंगाना की संस्कृति, तेलुगु लोगों के स्वाद और सार्वजनिक जीवन की विविधता को दर्शाते हैं। अब भारतीयों के साथ मैं भी लुत्फ उठा रहा हूं। मंत्री केटीआर ने भी ट्विटर पर खुशी जाहिर की है। एमएम कीरावानी और गीतकार बोस ने इतिहास रचा है। एक शानदार कहानीकार, इस पल के नायक एस राजमौली ने भारत को गौरवान्वित किया है। मेरे दोनों भाई जो सुपरस्टार हैं, एनटीआर और रामचरण की सराहना की गई है। नाटू नाटू सॉन्ग में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी गई है। काल भैरव, राहुल सिपलिगंज, प्रेम रक्षित व अन्य को प्रणाम कहा गया है। केटीआर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर जीतने के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को मेरी बधाई। उन्होंने कहा, यह ऐसा समय है जिस पर सभी भारतीयों को बहुत गर्व होना चाहिए। गीत गाने वाले राजमौली, कीरावानी, चंद्रबोस, तारक चरण, राहुल सिपलिगंज, काल भैरव सहित फिल्म यूनिट के सभी सदस्यों का दिल से अभिनंदन है। चिरंजीवी ने कहा, वह विशेष रूप से दूरदर्शी निर्देशक राजमौली को बधाई देते हैं जिन्होंने हमें इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। चिरंजीवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह ऐतिहासिक जीत है। चरण की बात करें, कोई भी पिता अपने बच्चे के बड़े होने पर खुश होता है। उन्होंने कहा, अतीत में उत्तर के लोग तेलुगु सिनेमा के बारे में नहीं जानते थे। हमें मद्रासी कहा जाता है। उस स्तर से हमारे तेलुगु सिनेमा को शंकराभरणम जैसी कई फिल्मों के माध्यम से पहचान मिली है। उन्होंने कहा, ऑस्कर अवार्ड का फैसला बहुत अच्छा रहा। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है देश को अवार्ड मिलेगा। मुझे कुछ शक था, अब मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मजाक में कमेंट किया, यह गाना ऑस्कर पाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। उन्होंने विश्वास जताया, यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी सफलताएं हासिल की जाएगी। मंजू दलसानी ने ट्रिपल आर फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए एक अविस्मरणीय दिन बताया है। यह सम्मान दोनों तेलुगु राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है। यह अपमानजनक है। केंद्र ने ट्रिपल आर की फिल्म को ऑस्कर के लिए मान्यता नहीं दी। इसके बावजूद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने अपने ही बलबूते पर निजी तौर पर अपने खर्चे से फिल्म को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। तब कहीं जाकर उनकी कड़ी लगन और मेहनत रंग लाई है और आखिरकार ऑस्कर जीत ही लिया। यह एक सराहनीय प्रयास है। पूर्व मंत्री के विजय रामाराव का निधन हुआ। वह कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
सीएम केसीआर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एक सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के रूप में विजय रामा राव द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक सेवाएं महान है। विजय रामा राव ने सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह सीबीआई अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद टीडीपी में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में उन्होंने खैरताबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जनार्दन रेड्डी से विधायक के रूप में जीत हासिल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क निर्माण मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 में चुनाव में वह फिर से जनार्दन रेड्डी से हार गए। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दानम नागेंद्र ने हराया था। विजय रामा राव ने आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद टीडीपी से इस्तीफा दे दिया। मंत्री तलसानी ने विजय रामा राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मंत्रियों एराबेल्ली और मल्लारेड्डी ने बंजारा हिल्स स्थित घर में विजय रामा राव के पार्थिव शरीर के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रियों के साथ विधायक दानम नागेंद्र और मांगंटी गोपीनाथ भी थे। उनके परिजनों को सांत्वना दी है। सरकारी सचेतक बालका सुमन ने कहा है कि दोनों सदनों में पारित विधेयकों को लंबित रखना राज्यपाल की नीयत में खोट है और उन्होंने कहा कि सरकार कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय में नियुक्तियां करने के लिए विधेयक लाई है और राज्यपाल द्वारा विधेयक को लंबित रखना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जानबूझकर वीवी भर्ती विधेयक को रोक रखा है। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने राज्यपाल के साथ मिलकर विधेयक को समझाया, लेकिन बेफिक्र होकर बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल इस विधेयक को तुरंत मंजूरी दे और विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के तबादले और पदोन्नति व भर्ती को लेकर सहयोग करे। उन्होंने साफ किया, अगर और देरी हुई तो विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूटेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने संसद में सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों पर जवाब दिया है। केंद्र में विभिन्न विभागों में 9,77,000 पद खाली हैं। बालका सुमन ने चिंता जताई है कि केंद्र नौकरियां की जगह नहीं लेगी। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला आज दिल्ली में धरना देगी। वे कालेश्वरम परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना देगी। धरने के बाद जंतर मंतर से सांसद तक रैली निकाली जाएगी। वाई शर्मिला ने कहा वह कालेश्वरम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वह संसद तक रैली निकालने जा रही है। केसीआर के भ्रष्टाचार से देश को अवगत कराया जाएगा। केसीआर कालेश्वरम परियोजना एक चमत्कार थी और तेलंगाना के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को धोखा दिया है। केंद्र में सत्ता में भाजपा भी जानती है परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कालेश्वरम एक ऐसा घोटाला है जो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ 2G और कोलगेट से नहीं हटाया गया है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार के बावजूद अब तक कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने आज दिल्ली में जंतर मंतर से सांसद तक पदयात्रा करने का फैसला किया और पूरे देश और सांसद सदस्यों को कालेश्वरम घोटाले के प्रति अवगत कराने का निर्णय लिया है। संयुक्त हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर जिलों के लिए टीचर्स MLC पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि 90.4% मतदान दर्ज किया गया। मतदान कल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम 4 बजे समाप्त हुआ। गुरुवार को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। मतदान के अंत में कतार में लगे मतदाताओं को मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान करने की अनुमति दी जाती है। पिछले चुनाव में 82.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। MLC टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र के लिए इस बार 8 जिलों के कुल 29,720 उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि 21 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। हैदराबाद में 22 केंद्रों के साथ 137 स्टेशनों पर मतदान हुआ। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम में नियुक्त की गई है। MLC चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। शिक्षक MLC प्रत्याशी प्रो नथानियल का मानना है कि शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षकों का MLC चुनाव काफी अहम हो गया है, जिनका कहना है कि देश का भविष्य क्लासरूम से शुरू होता है। उन्होंने कहा फंडिंग के मामले में शिक्षा क्षेत्र के साथ घोर भेदभाव किया जाता है। इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है और उन्होंने इसके लिए काम करने के लिए MLC का चुनाव लड़ा है।
नथानियल रूबरू के दौरान कहा कि 21 एमएलसी उम्मीदवारों में वोट देने के अधिकार के साथ वे एकमात्र उम्मीदवार हैं। एमएलसी कविता पर अभद्र टिप्पणी करने पर राज्य महिला आयोग ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को नोटिस जारी किया है। संजय को बुधवार को 11 बजे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सुनवाई के शामिल होने का आदेश दिया गया। एक सभा में कविता की आलोचना और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीआरएस नेता व कार्यकर्ता भड़क गए। संजय के बयान को लेकर महिला आयोग गंभीर हो गया और कविता के खिलाफ संजय की टिप्पणियों को महिला आयोग ने सुमोटो में रूप में लिया है। जांच के आदेश भी दिए गए। दूसरी ओर जब आयोग की पदाधिकारी नोटिस देने भाजपा प्रदेश कार्यालय गए तो कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। आयोग के अधिकारी बिना नोटिस दिए वापस लौट गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय पर सांसद अरविंद की टिप्पणी को विधायक राजा सिंह ने गलत बताया है। अगर कोई शंका या असंतोष है तो वह अध्यक्ष संजय से बात करे। अरविंद ने कहा कि मीडिया के सामने इस तरह की बात करना उचित नहीं है। राजा सिंह का कहना है कि एमएलसी की कविता के खिलाफ संजय की टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि घरों में बच्चों समेत गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से बात करने का रिवाज है। उन्होंने कहा है कि संजय के बयान को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात की है। संजय एक ऐसे व्यक्ति है जो जानते हैं कहाँ और कैसे बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद का इस तरह से बोलना उचित नहीं है जिससे इस समय भ्रम पैदा हो, जबकि सभी लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं। अरविंद को उन शब्दों को वापस लेने का सुझाव दिया है। मंत्री केटीआर ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से तेलंगाना से 5 प्रवासी भारतीयों को रिहा करने की अपील की है। मंत्री केटीआर ने यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली को प्रगति भवन में कई जानकारी दी है। राजन्ना सिरसिला जिले के शिवरात्रि मल्लेश, शिवरात्रि रवि, नामपल्ली वेंकट, दंडुगुला लक्ष्मण और शिवरात्रि हनुमंतु फिलहाल दुबई में एक मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। वे वर्तमान में वर्ष 2005 में नेपाल के दिल प्रसाद रॉय की मौत के लिए सजा काट रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा पीड़ित के परिवार ने संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के अनुसार 15 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने पर सहमति जताई और इस हद तक वह खुद नेपाल गए और वर्ष 2013 में पीड़ित परिवार से मिले हैं। केटीआर ने कहा शरिया कानून के मुताबिक अगर पीड़ितों के परिवार माफी का पत्र देते हैं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है और इस हद तक पीड़ित परिवार ने वर्ष 2023 में दुबई सरकार को सभी जरूरी दस्तावेज दिए हैं। मंत्री केटीआर ने कहा वह इस संबंध में कई बार भारतीय दूतावास के साथ साथ यूएई दूतावास से भी अपील कर चुके हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने उनकी माफी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पीड़ितों को तभी रिहा किया जाएगा जब दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम माफी देंगे। इस संबंध में विशेष पहल करने और दुबई की अवीर जेल में सजा काट रहे 5 भारतीय प्रवासियों को तत्काल भारत भेजने का प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता और टीएसपीएससी के पूर्व सदस्य विठल ने कहा टीएसपीएससी के प्रश्न पत्र का लीक होना प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण हुआ है और संगठन की प्रतिष्ठा तभी कायम रहेगी जब दोषियों को मौजूदा न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। आरोप है आईटी एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मंत्री केटीआर जो आईटी में कुछ हासिल करने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा आईटी अधिनियम के मानकों का पालन न करने के क्षेत्र में उनकी ईमानदारी उन्हें किसी भी पार्टी में अलग कर देगी। यह विडंबना है। कोई आईटी सुरक्षा ऑडिटिंग नहीं है। पिछली घटनाओं से उबरने में सरकार की नाकामी ने एक बार फिर बेरोजगारों को निराश कर दिया है। कहा गया है कि कोई भी प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। ओडीएफ प्लस में तेलंगाना देश में नंबर 1 हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए 4 नवीनतम सर्वेक्षणों में तेलंगाना विजयी हुआ। ओडीएफ प्लस ने गांव और घरों में 100% सफाई दिखाई है और स्वच्छ सर्वेक्षण कक्ष में भी ग्रामीण सर्वेक्षण में 100% स्वच्छता दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा शौचालय वाले 5 राज्यों में तेलंगाना अव्वल है। मंत्री हरीश राव ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर देश के लिए मिसाल बने हैं और डबल इंजन से बिना काम के डबल टैलेंट दिखाया है। इस पर हरीश राव ने ट्वीट कर कहा
डबल इंजन और डबल काम करने वाली सरकारों में यही फर्क है। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना पंचायत राज मंत्री एराबिली दयाकर राव की टीम को बधाई दी है। मंत्री एराबिली दयाकर राव ने कहा, यह सीएम केसीआर द्वारा लाए गए पल्ले प्रगति के माध्यम से ही महसूस किया गया। उन्होंने इस अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा करने के लिए सीएम केसीआर, मंत्री केटीआर और हरीश राव को धन्यवाद दिया। पंचायत राज के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी गई है। मुखरा के ग्राम पंचायत इचोड़ा मंडल, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना राज्य में है। शुरुआत में हमारे गांव में पानी, साफ सफाई, सड़क आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पल्ले प्रगति प्रोग्राम की घोषणा के बाद और ODF प्लस में शामिल होने की श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत ने मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फंड के तहत गांव की बेहतरी के लिए सेग्रीगेशन शेड, सामूहिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय और सोक पीट बनाने के लिए एक अभियान के तहत मुहिम चलाई और गांव के विकास की शुरुआत की। सरकार ने घरों से कचरा एकत्र करने और पौधों को पानी देने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर की खरीद के लिए हर महीने धनराशि जारी करके ग्राम पंचायत के हाथ मजबूत किए। सरपंच ने और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सभी गांव के लोगों को ग्राम सभा लगाकर गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए शिक्षित किया और 15 सदस्यों की स्वच्छता समिति के साथ 10 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया, जहां उन्होंने हर घर का दौरा किया और गीले और सूखे कचरे को अलग करने के बारे में शिक्षित किया। ये गीला कचरा है, इसमें घर में का गीला कचरा पूरा डालना, बोले तो तरकारी और खाना के भी कुछ भी घर में का गीला कचरा ये बुटिये में डालना। और ये बोले तो सूखा कचरा है, घर का प्लास्टिक कवर, चप्पल वो वगैरह वगैरह रहते ना, ये इसमें डालना है। प्लास्टिक है, ये सूखा कचरा है। स्वच्छ भारत ग्रामीण सलाहकारों की मदद से स्वच्छता कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को वर्मी कंपोस्ट तैयार कर किसानों को भी फायदा हो रहा है। साफ सफाई स्वच्छता गांव में दिख रही है
बीमारी भी नहीं है, एक बूंद पानी भी नाली में नहीं जाता, घर घर में सोक फीट भी है। हमारा गांव बगैर केमिकल गांव, हमारा गांव ऑर्गेनिक गांव, हमारा गांव स्वच्छता गांव, हमारा गांव बगैर बीमारी का गांव। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, कल से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियां बिना किसी परेशानी के पूरी की गई है। मंत्री ने कहा, राज्य भर में 1463 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में 9,47,699 छात्र शामिल होने वाले हैं। उन्होंने जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री सविता ने इंटरमीडिएट के छात्रों से दबाव और दहशत में नहीं बल्कि परीक्षाओं में सफल होने का आग्रह किया है। इंटर की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को विशेष सावधानी के साथ साथ आवश्यक सुविधाएं, पीने का पानी और ORS उपलब्ध कराया जाए। RTC अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष बसों की व्यवस्था करें ताकि छात्र समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनिवार्य क्रियान्वयन की निगरानी करने के आदेश दिया है। सरकार TSPSC प्रश्न पत्रों के लीक होने के मुद्दे को गंभीरता से लेती है। परीक्षा पेपर लीक मामले में संलिप्त 2 कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। TSPSC के सचिव जनार्दन रेड्डी ने घोषणा की कि सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत प्रवीण को निलंबित कर दिया गया है और आउटसोर्सिंग पोस्ट में नेटवर्क विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत राजशेखर रेड्डी की भी सेवा समाप्त कर दी है। पुलिस इस मामले में 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। TSPSC की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पड़ताल में मुख्य तथ्य सामने आए। पता चला है कि सहायक इंजीनियरिंग की परीक्षा भी लीक हुई है और इसके साथ ही क्या पिछली परीक्षाओं से संबंधित कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पुलिस ने कहा वह इसी आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने कहा पासवर्ड हैक कर लिया गया था और परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लिए गए थे। उनके साथ रेणुका नाम की एक गुरुकुल शिक्षिका भी है जो हाल ही में TSPSC की परीक्षा में शामिल हुई थी और उनका चयन हो गया था। पुलिस ने कहा रेणुका डाउनलोड किए गए कागजात घर ले गई और फिर उन्हें उम्मीदवारों गोपाल नाइक और श्रीनु नाइक को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका के पति भी DRDA के तकनीकी विभाग में काम करते हैं। नामपल स्थित हज हाउस में भीषण आग लग गई और उर्दू अकेडमी के कार्यालय में अचानक घना धुआं फैल गया। जान का खतरा टलते हुए कर्मचारी कार्यालय में ताला लगाकर चले गए। आग में बेशकीमती दस्तावेज जल गए हैं। हज हाउस सुरक्षा ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तीसरी और चौथी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग फैलते स्थानीय लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है हादसा कैसे हुआ।